हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो अगले वीडियो में हम क्लास 10th का बायोलॉजी है जिसका लेसन 1 था, जिसमें पार्ट 1 में ज़्यादा न बताए थे, कुछ थोड़े ही बताए थे। आज इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं जिसमें हम आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के माघी मैथमेटिक्स क्लासेस में वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के देख लें। और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से देख लें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आज हम अमाशय से। तो आज क्लास 10th है बायोलॉजी, जिसका चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, और वो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, तो स्टार्ट करेंगे अमाशय से, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमक। क्या कहा जाता है? तो स्टोमक कहा जाता है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये किस प्रकार का है, तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। और स्थित कहाँ होती है? तो स्थित होती है उदर गुहा के बाईं ओर। कहाँ स्थित होती है? तो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होती है। अगर इसके भाग के बात किया जाए, देखो अमाशय इस तरह का होता है। अमाशय इस तरह का कुछ दिखेगा, इस तरह के कुछ दिखेगा अमाशय, जिसमें से 3 भाग किया हुआ है। एक यहाँ है, दूसरा इस टाइप पर है, और तीसरा यहाँ है। जिसमें अमाशय के कितने भागों में बांटा है? तो अमाशय के 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें पहला भाग होगा कार्डियक, पहला भाग का नाम है कार्डियक, और दूसरा होगा फुंडिक। दूसरा जो भाग है वो है फुंडिक, और तीसरा जो भाग यहाँ दिख रहा है ये है पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक है। ये अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है? तो अमाशय के 3 भाग में बांटा गया है। एक है कार्डियक, दूसरा है फुंडिक, और तीसरा है पाइलोरिक। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अमाशय के अग्रभाग का नाम क्या है? तो अग्रभाग के नाम है कार्डियक, मध्य भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक, और अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पाइलोरिक। सवाल ये भी पूछा जाता है कि ईसोफेगस से, मतलब ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचती है? तो ग्रास नली से भोजन सीधे कहाँ? तो कार्डियक में। कहाँ? तो कार्डियक में पहुँचती है। याद रखना कि इसके अंदर, अमाशय के अंदर में देखना तो बीचों बीच ये सब जो दीवार है अमाशय के दीवार में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। क्या चीज होता है? तो स्तंभाकार अमाशय के दीवार में, अमाशय की दीवार में क्या होती है? तो अमाशय के दीवार में देखना स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। एपिथेलियम कोशिकाएं अमाशय के अंदर में देखना, इसकी दीवार में तो क्या होता है कि स्तंभाकार, मतलब कुछ कांटे की तरह दिखेगा इस प्रकार से स्तंभाकार। और किसका होता है? तो एपिथेलियम कोशिकाएं के होती है। अब जो इसका अस्तर होगा, किसका अस्तर? तो स्तंभाकार एपिथेलियम के जो अस्तर होगा, इसका जो अस्तर होगा, इसका क्या होगा? एक अस्तर, एक लेयर बना रहता है। इस लेयर को क्या कहते हैं? तो ये जो लेयर बना रहेगा ना, किसका बना रहेगा लेयर? तो स्तंभाकार एपिथेलियम का बना रहता है, जो कि अंदर में, कहाँ? तो अंदर में जगह जगह पर, अंदर में जगह जगह पर क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। क्या होता है? अंदर की ओर धंसा रहता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है।
स्तंभाकार एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है और इसका क्या बना रहेगा, अस्तर। और इसके अस्तर में देखा जाए तो अंदर में क्या होता है कि जगह जगह पर, मतलब कहीं जगह जगह है बीचों में, उसमें क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। और ये जो धंसा हुआ रहता है ना, यहीं पे होता है, यहीं पे होता है जठर ग्रंथियां, यानी मतलब जठर ग्रंथियां कहो या अमाशय ग्रंथि कहो, जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि। अब यहां आ गया है जठर ग्रंथि और अमाशय ग्रंथि। अब जो धंसा हुआ भाग है यही निर्माण करता है किसका, तो जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि का क्या होता है, तो निर्माण हो जाता है। समझ में आया कि जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो अमाशय की दीवार में अंदर, अमाशय की दीवार के अंदर में देखना तो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं होती है और इसका एक लेयर होता है और इस लेयर के अंदर में देखना तो जगह जगह पर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। और यही जो धंसा हुआ होता है जगह, वो जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि का निर्माण करती है। अब हम लोग देखेंगे कि जठर ग्रंथियां की कितने प्रकार है। अब ये जो जठर ग्रंथियां है ना, ये जठर ग्रंथि है, इसका भी प्रकार है। अब इसका प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। जठर ग्रंथियां, अब जठर ग्रंथियां को जो प्रकार है, ये जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, तो ये जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला नाम है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, और दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये जठर ग्रंथियां कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। और ये तीनों कोशिकाएं से मिल करके एक रस का स्राव होता है। ये जो तीनों दिख रहा है ना, ये तीनों, इसमें से एक रस का स्राव होता है। किसका स्राव, एक रस का स्राव होता है जिसका नाम है जठर रस। और ये जो जठर रस है, जठर रस में 3 चीज मिला होता है। इस जठर रस में क्या क्या मिला होता है, तो इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको हम लोग HCl कहते हैं। उसके बाद क्या है, म्यूकस या श्लेष्मा दूसरा है, और तीसरा क्या है, तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ये 3 चीज मिला हुआ रहता है किसमें, तो जठर रस में। और जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, तो जठर ग्रंथियों से। मतलब ये तीनों से मिला करके जठर रस, और जठर रस में कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। अब सवाल यहाँ से आता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो कहाँ से स्राव होता है, तो ये 3 कोशिकाएं हैं। 3 कोशिकाएं में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो होता है वो होता है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं से। HCl का स्राव कहाँ से, भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं से। मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए। HCl का स्राव कहाँ से हो रहा है, तो भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं से। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव है वो कहाँ से, तो अम्लजन कोशिकाओं से होता है। और म्यूकस का स्राव अगर पूछे, ये जो म्यूकस है, तो म्यूकस का स्राव अगर पूछेगा तो म्यूकस का स्राव होता है म्यूकस कोशिकाएं से। कहाँ से होती है, तो म्यूकस कोशिकाएं से होती है। अब यहाँ देखना कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। अब ये क्या करने वाला है, तो HCl क्या करता है, ये करता है क्या कि सक्रिय जो पेप्सिनोजेन था, HCl क्या करेगा, इसके साथ में एगो था ने सक्रिय पेप्सिनोजेन, सक्रिय पेप्सिनोजेन। ये जो HCl है उस सक्रिय पेप्सिनोजेन के साथ में अभिक्रिया करके एक किस में बदल देता है, तो ये बदल देता है पेप्सिन में, पेप्सिन
पेप्सिन में बदलता है। किस में? पेप्सिन में। याद रखना कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो जो सक्रिय है, सक्रिय कहो या निष्क्रिय, निष्क्रिय जो होगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, मतलब HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा? तो बना लेता है पेप्सिन। क्या बनाता है? पेप्सिन नामक एंजाइम में, मतलब पेप्सिन नाम के एक एंजाइम बना लेता है, एंजाइम बना लेता है। किस क्या चीज बना लेता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम बना लेता है। अब ये जो है पेप्सिन नामक एंजाइम जो बनाया है, इसलिए बना देता है ताकि भोजन के ऊपर, भोजन के किसके ऊपर? तो भोजन की, आप देखो कि भोजन के ऊपर मतलब भोजन में क्या रहता है? तो भोजन में कौन रहता है? प्रोटीन। प्रोटीन मतलब भोजन के प्रोटीन पर क्या करते हैं? कार्य। भोजन के प्रोटीन पर, भोजन के प्रोटीन पर कार्य करने का जो काम है वो किसका है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम का है। मतलब पेप्सिन नामक एंजाइम कभी कभी पूछ देता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। ये किसके ऊपर काम कर लिया है? तो प्रोटीन के ऊपर काम कर लिया है। अब जब प्रोटीन के ऊपर कार्य किया, कौन किया है? पेप्सिन नामक एंजाइम जब इसके ऊपर कार्य कर लेता है, तब जो अमाशय के अंदर भोजन है वो प्रोटीन पर कार्य करके बदल देता है किस में? पेप्टोन में। अब किस में बदल गया है? पेप्टोन में बदल गया है। इस कार्य करने के बाद पेप्टोन में बदल गया है। अब यहां से शुरुआत होती क्या कि जो HCl है, HCl इसको चेंज करके किस में बदल दिया? पेप्सिन नामक एंजाइम में। अब पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन पर कार्य किया और कार्य करके किस में बदल दिया? पेप्टोन में। अब जो HCl है, ये जो HCl है, ये कीटाणुनाशक की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? कीटाणुनाशक की तरह। मतलब HCl जो है ग्रास नली से आए हुए भोजन को, जो अमाशय में भोजन आता है, उसके साथ में जो बैक्टीरिया आता है उसको क्या करता है? तो उसको नष्ट कर देता है। अमाशय में मतलब अमाशय में जो भोजन आया है, अब भोजन के साथ में आने वाला बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? तो ये HCl क्या करता है? इसको नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके साथ ही साथ एक बात और है कि जो HCl है ना, मतलब हमारे अमाशय में प्रत्येक दिन, मतलब प्रतिदिन के बात किया जाए तो प्रतिदिन 3 लीटर, 3 लीटर, कितना लीटर? 3 लीटर जठर रस का स्राव करता है। जठर रस का स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है। ध्यान से रखना, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है। ये जो सवाल है कि प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है, तब प्रतिदिन 3 लीटर स्राव होता है। कितने लीटर? 3 लीटर। इसके साथ इसमें थोड़ा सा और देखना होगा कि इसमें क्या होता है। तो अमाशय में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अम्लीयता बढ़ जाती है। मतलब कभी कभी अम्लीयता बढ़ जाती है और अम्लीयता बढ़ जाने के कारण जो म्यूकस है, अम्लीयता बढ़ जाने के कारण क्या होगा? अम्लीयता बढ़ जाने के कारण, मतलब कभी कभी क्या होता है कि अम्लीयता
अम्ल का स्राव अधिक होने लगता है। तो अम्ल का स्राव जब अधिक होता है तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। किसका मात्रा बढ़ जाता है? तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। अब बढ़ जाने के बाद इसमें क्या होता है, जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ गया, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, और अम्ल की मात्रा अगर बढ़ गई है तो जो हमारे आमाशय के अंदर, आमाशय के दीवार को सुरक्षा प्रदान कर रहा था म्यूकस, अब है आमाशय, आमाशय की दीवार, आमाशय की दीवार को जो सुरक्षा कर रहा था, आमाशय की दीवार को सुरक्षा कौन कर रहा था? तो म्यूकस, म्यूकस क्या कर रहा था? म्यूकस। अब बताओ कि जो अम्ल की मात्रा अधिक से स्राव हुआ है तो म्यूकस का स्राव, म्यूकस का जो स्राव है वो घट जाता है। म्यूकस का स्राव घट जाता है। म्यूकस का स्राव क्या होता है? घट जाता है। अब देखना कि ये जो है म्यूकस, और म्यूकस क्या करता है? तो आमाशय की दीवार को रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? तो जो यहाँ हमारे आमाशय के अंदर में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब आमाशय की दीवार से, मतलब आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखता है। कौन रखता है? म्यूकस कोशिकाएं रखता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यही इसको नुकसान पहुंचाता है। कब नुकसान पहुंचाता है? तो जब अम्ल की मात्रा, मतलब अम्ल का स्राव अधिक होने लगता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि अगर इसी प्रकार से अम्ल की मात्रा बढ़ती गई तो ऐसी स्थिति में आमाशय के दीवार में जो धसा था वहाँ पे अंदर में एक घाव उत्पन्न होता है। धसे हुए भाग में, आमाशय के दीवार में धसे हुए भाग में एक प्रकार की जख्म होती है। एक प्रकार की क्या होती है? जख्म, या एक प्रकार की घाव होती है, घाव उत्पन्न होती है या निकल आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर। क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि आमाशय की दीवार में होने वाली घाव, आमाशय की दीवार में होने वाली घाव को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या कहेंगे? पेप्टिक अल्सर। अब ये जो घाव है पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर होने की संभावना कब होती है? तो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक भूखा रहता है, उस स्थिति में व्यक्ति को आमाशय के अंदर में पेप्टिक अल्सर, घाव होने की संभावना बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है? मतलब पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, इसके बाद है कि अब क्या होता है कि जो आमाशय में प्रोटीन था वो अतिरिक्त भोजन के, मतलब कह सकते हैं आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त, आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त मतलब आमाशय में जो भोजन था उसके साथ में कुछ प्रोटीन था, लेकिन प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन में क्या होता है? तो भोजन में वसा, भोजन में वसा,
भोजन में वसा का पाचन प्रारंभ होता है। प्रारंभ, भोजन में वसा का पाचन प्रारंभ होता है। अब कहें कि वसा का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, तो वसा का पाचन तो अमाशय से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आंशिक। अमाशय में तो वसा का पाचन होता है, लेकिन यहाँ वसा के जो पाचन हो रहा है, वसा का पाचन, वसा का पाचन, वसा का जो पाचन हो रहा है वो आंशिक रूप से होता है। अब यहाँ वसा का आंशिक रूप से होता पाचन, लेकिन एंजाइम के द्वारा होता है। अब बात आया है कि वसा का जो पाचन हो रहा है आंशिक रूप से हो रहा है, तो वसा का पचाएगा कौन? तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। अब कहेगा कि वसा का पाचन कौन करता है, तो जवाब लगाना गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज है वो क्या करता है से सुनो। गैस्ट्रिक जो लाइपेज है, ध्यान से देखना इसको, गैस्ट्रिक लाइपेज लिखते हैं यहाँ कि गैस्ट्रिक लाइपेज ये क्या करने वाला है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज वसा की, किसको? वसा को बदल देता है। किसमें? मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। किस में बदल दिया? वसा अम्ल में। तथा गिलसरॉल में बदल देता है। किस में? गिलसरॉल में। अब देखो, पूछेगा सवाल कि वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पाचन करता है गैस्ट्रिक लाइपेज। कभी कभी ऑप्शन में गैस्ट्रिक ना देता है, खाली लाइपेज देता है। अब पूछेगा वसा के पाचन प्रोटीन का पाचन कौन किया है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन पेप्टोन में बदल देता है। जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज है वसा को वसा अम्ल और गिलसरॉल में बदल देता है। अब ये तो बदल दिया किस में, तो वसा को बदल दिया है वसा अम्ल में, और किस में, तो गिलसरॉल में बदल दिया है। इसी तरह अब अमाशय में जो अब भोजन बचा है, अमाशय में, किस में? अमाशय में जब अब भोजन आया है, वो एकदम अमाशय में अब जो भोजन है वो भोजन बन गया है किस तरह का, तब गाढ़े लेई की तरह। लेई की तरह। अब जो ये गाढ़े लेई की तरह है ना, इसको हम लोग कहते हैं कायिम। क्या कहते हैं? कायिम। अब जो ये कायिम है, तो अमाशय का जो 3 भाग बताए हैं ना, 3 भाग, हाँ, ये 3 भाग जो बताए पाइलोरिक। अब जो अंत में, अमाशय के अंत में जो बता रहे थे हम कायिम, वो जो कायिम है यही पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से जा करके पहुंचता है किस में, तो जा करके पहुंचता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत में। और वो भी छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत के
पहला जो भाग है ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंच जाता है? तो ग्रहणी में पहुंचता है। हाँ देखो, ये जो कायम है ना, यही कायम किसके द्वारा? तो अमाशय के तीसरा भाग जो पाइलोरिक छिद्र है, वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा पहुंच जाता है। कहाँ? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में पहुंच जाता है तो छोटी आंत के कौन से भाग में पहुंचता है? तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भोजन कहाँ पहुंच गया। गाढ़े लेई के रूप में कायम था, वो पहुंच गया छोटी आंत में। अब हम लोग चर्चा करेंगे छोटी आंत के बारे में। अब है एक छोटी आंत। कह रहा है छोटी आंत जो है वो आहारनाल के सबसे लंबा भाग है। आहारनाल के सबसे लंबा भाग है। अब देखने में कैसा है? तो इसका जो रचना है वो बेलनाकार रचना है, जैसा कि फिगर में देख सकते हो। ए जो दिख रहा है, देखो यही जो दिख रहा है ना, ए वाला था अमाशय। और ये जो पाइलोरिक छिद्र है, इस पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से कहाँ पहुंचा है? छोटी आंत में। देखो यही था पाइलोरिक छिद्र। अब यहाँ से भोजन कहाँ टपक चुका है? छोटी आंत के ग्रहणी में। छोटी आंत के ग्रहणी में। और जो भी सब दिख रहा है पतला वाला ना, ये सब जो पतला टाइप का दिख रहा है पूरा कुंडलित जैसा, यही तो छोटी आंत है। और जो मोटा टाइप के दिख रहा है ना, ये बड़ी आंत है। और जो हरा कलर के दिख रहा है वो पीत है, और पीला कलर के दिख रहा है वो अग्नाशय है। तो हम लोग छोटी आंत के बारे में कह रहे थे। छोटी आंत, तो आहारनाल के सबसे लंबा भाग पूछा जाए तो जवाब लगाना छोटी आंत। छोटी आंत कैसी होती है? जवाब लगाना बेलनाकार। हाँ, इसमें अगर कभी कभी लंबाई भी पूछ देता है तो लंबाई कितना है? 6 मीटर और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। ये भी बात है कि आहारनाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मतलब पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। लेकिन ध्यान रखना कि छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। तो कौन सी अंग में? तो छोटी आंत के इलियम में। किसमें? तो छोटी आंत के इलियम में। एक बात और कि छोटी आंत की जो लंबाई है वो भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की इसका लंबाई होता है। अगर बात किया जाए, कह रहा है कि भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। तो लंबाई किस में होगा? तो लंबाई देखना शाकाहारी जंतुओं में। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। अधिक इसलिए होता है काहे कि वहाँ सेल्यूलोज के पाचन के लिए, सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज को पचाने के लिए इसमें शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है कि छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो कम होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है मांसाहारी जंतुओं में, छोटी आंत की जो लंबाई है वो कम होती है। अगर पूछे कि छोटी आंत के कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम है। पहला क्या हो गया? ग्रहणी, दूसरा क्या हो गया? जेजुनम और तीसरा क्या हो गया? इलियम हो गया है। अब इन तीनों को देखेंगे। आगे तो लिखा हुआ है, देखते हैं कि इसमें तो चर्चा करने वाले हैं अब तीनों को। छोटी आंत में ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अब देखें
यहां से भोजन कहाँ गया है? ग्रहणी में गया है। ग्रहणी कहाँ गया है? तो ग्रहणी में। उसके बाद कहाँ जाएगा? जेजुनम। और उसके बाद है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अब भोजन का जब संपूर्ण पाचन या पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत के इलियम में होता है। कहाँ होता है? अगर पूर्ण पाचन पूछ दे, पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ? तो छोटी आंत के इलियम में। पूछेगा यहाँ भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है, अवशोषण, अवशोषण वो भी कहाँ होता है? तो छोटी आंत के इलियम में होता है। अब इसके आगे देखना कि इसमें कुछ नलिकाएं जुड़ी हुई रहती है, छोटे छोटे नलिकाएं जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आग्नाशयी वाहिनी, अग्नाशय, अग्न्याशय, अग्नाशयी वाहिनी, वाहिनी। और दूसरा है मूल पित्तवाहिनी, मूल पित्तवाहिनी। वाहिनी, ये दो नली, पहला है वो अग्नाशयी वाहिनी है और दूसरा जो है वो मूल पित्तवाहिनी होती है। अब इसमें देखना है, सवाल ये भी पूछा जाता है कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिकांश कौन है? तो सबसे ज्यादा अधिकांश है इलियम। काहे के 3 भाग बांटा गया है ना, तो 3 भागों में से ज्यादातर, अब जैसे यहां दे दिया है ग्रहणी पहला भाग है, उसके बाद इसी के अंदर में देगा जेजुनम और उसके बाद देगा इलियम। तो जो सबसे ज्यादा, जो ज्यादा देख रहा है कुंडलित, इस कुंडलित को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन होगा? तो सबसे ज्यादा होगा इलियम। इलियम क्या होगा? यहां इलियम है। यहाँ पे क्या होता है? भोजन का पूरी तरह से पाचन, अवशोषण भी हो जाता है। चलिए, अब यहां इसके बाद छोटी, मतलब कि छोटी आंत के इलियम से कहां तक गया भोजन? अब देखना, इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां से है छोटी आंत के इलियम वाला भाग, और ए वाला यहां से जो है छोटी आंत, और छोटी आंत से जुड़ रहा है किसमें? बड़ी आंत में। मतलब छोटी आंत के इलियम से भोजन कहाँ जाने वाला है? अब बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में जाएगा तब यही तो जोड़ है। अब यही तो सवाल पूछा जाता है कि छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के पास एक जोड़ होती है। क्या होती है? एक जोड़। अब देखो, यहां से यहां तक एक थोड़ा सा ज्वाइंट रहता है, उस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम। सवाल आता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर होता है, उसे क्या हम लोग कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत के बगल में ही एक संरचना निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। जो सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर के अवशेषी अंग,
अब शेषीय अंग क्या है? तो अपेंडिक्स है। पहले इसका काम था लेकिन अब शरीर में इसका कोई काम नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य बदल रहा है वैसे वैसे अंदर का कुछ अंग चेंज हुआ है जिसमें अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। भोजन का अगला है कि जो भोजन के पाचन होता है वहां से अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस और कहाँ से निकलता है? तो पित्त से। कहाँ चल गया जी? से क्या होगा कि निकलेगा कौन सी रस? अग्नाशयी रस। मतलब पित्त से, कहाँ से? पित्त से अग्नाशयी रस, या तथा साथ में आता है कौन? आंत रस। आंत रस क्या आएगा? आंत रस। अब यहां से क्या होता है? आंत रस कहो चाहे सक्स एंटीरिक्स। अब ये क्या होता है कि स्राव कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, इसका स्राव होता है वो आंत ग्रंथियों से होता है। आंत ग्रंथियों से, आंत ग्रंथियों से स्राव होता है। आंत ग्रंथियों से किसका स्राव हो रहा है? आंत रस के। अब यहाँ से हम लोग, अब यहाँ से छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। लेकिन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा लीवर के बारे में। किसके बारे में? तो लीवर के बारे में। ये है लीवर, जिसको कहा जाता है अकृत। क्या कहा जाता है? अकृत। कह रहा है, यह सवाल पूछा जाता है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर तो अकृत है। पूछा जाता है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि अकृत होता है। अगर इसका वजन पूछा जाए तो करीब 1.5 kg के आसपास होता है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में, उदर मतलब पेट होता है, पेट के दाहिने भाग में होता है। जैसा कि फिगर अभी तुरंत दिखाए हैं, ये पेट है, इसका दाहिने भाग में है क्या है? तो दाहिने भाग में अकृत है। क्या है? अकृत है। अब कहता है कि पित्त का जो निर्माण होता है तो कहाँ से होता है? अकृत से। मतलब अकृत किसका निर्माण कर रहा है? पित्त का। और पर पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अकृत से निकला हुआ पित्त है वो पित्ताशय में जमा होगा। कहाँ जमा हो जाएगा? पित्ताशय में। पित्ताशय कैसा होता है? तो एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका कोई एंजाइम नहीं होता है। देखो ये जो पित्त दिख रहा है हरा कलर का, ये जो पित्त है, इस स्राव कहाँ से हो रहा है? तो अकृत से हो रहा है। अब ये जो जमा हो गया है ने, आकर के इस थैलिया के नाम हम लोग कह देते हैं पित्ताशय। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये पित्त है, एक अंदर में हरे कलर का रंग है, लेकिन ये पूरा थैली जिसमें जमा है उसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय मतलब क्षारीय द्रव किस में जमा रह जाएगा? पित्ताशय में। अब पित्ताशय के क्या है? तो पित्ताशय के निम्नलिखित 2 कार्य है। इसका कार्य हम लोग देखते हैं। पहला कार्य कि पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लीय भोजन को क्या करता है? अम्लीय जो कायम आया था ना, उसको अम्लीयता को नष्ट कर देता है। नष्ट करके क्या बनाएगा? क्षारीय, ताकि इसके ऊपर अग्नाशयी रस एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। और दूसरा है कि पित्त के लवणों के सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मतलब आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।